Welcome to ADA UGC Net platform. This is Shikha Agrawal. Today I am going to continue my series of PYQs for UGC Net English Literature. Let's continue it. It's our day 4. Before this, I have made 3 videos on PYQs of 7 June 2025 examination. It's very important because the behind the question concept is always repeated. The language of framing question not repeated, but the concept always repeated. So let's continue our series with the amazing question that is from Indian English Literature Literary Platform. इंडियन इंग्लिश इंडिया में जो राइटर थे और वो इंग्लिश में लिख रहे थे, उस इंग्लिश राइटिंग के लिए इंडिया में क्या प्लेटफॉर्म्स थी, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट डाउन करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहले है नसीम एजिकल. नसीम एजिकल कौन थे? ये काफी फेमस पोएट थे, इंडियन इंग्लिश पोएट, जिन्होंने क्वेस्ट मैगजीन फाउंड किया था, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है. नेक्स्ट है द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. ये मैगजीन ने एक कंपटीशन स्टार्ट की थी, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, जिससे न्यू राइटर, कंटेम्प्ररी इंडियन इंग्लिश की राइटर्स की पोइट्री को पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा राइटर्स वर्कशॉप. ये राइटर वर्कशॉप कब स्टार्ट किया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट. और CR मेंडी, जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर बने थे. यहाँ पे 3 चीज है. पहला पॉइंट है ये. पहला पॉइंट में हम लोगों को बताना है कि नसीम एजिकल ने क्वेस्ट मैगजीन फाइंड आउट किया था. ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से ही मिल रही है. नेक्स्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन स्टार्ट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश प्लेटफॉर्म. ओके. और राइटर्स वर्कशॉप जो है वो वॉल्यूम्स के रूप में इंडियन इंग्लिश पोएट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया था कि उनकी पोइट्री को पब्लिश किया जा सके, उनकी पोइट्री को एक बुक्स का फॉर्म मिल सके. ठीक है. CR मेंडे एडिटर बने. अब इस क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट विल build up your concept behind the literary author's development. So let's continue to understand the concept from my story tagline. Okay. तो हम समझते हैं कि इंडियन इंग्लिश पोएट्स के डेवलपमेंट के लिए कैसे फ्रेमवर्क तैयार हुआ. इंडिया में इंग्लिश कैसे आया? अंग्रेज हमारे देश को कब्जा किए. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले इंग्लिश ने हमारे एजुकेशन पर धावा बोला फ्रॉम 1835. मिनट्स ऑन एजुकेशन. मिनट्स ऑन एजुकेशन. ये यहां से हमारा सबसे पहले इंग्लिश हमारे एजुकेशन में इंटर करता है. ठीक है. 1835 से 19th सेंचुरी में सबसे पहले मैकॉले मिनट्स ने एजुकेशन आया. ठीक है. देन तोड़ू दत्त पहले राइटर थे. तोड़ू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो जैसे पोएट्स ने इंग्लिश में राइटिंग शुरू की, अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे अपने आइडियाज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने सोशलाइजेशन को पहुंचाने के लिए. तो
जब तक वो लिख रहे थे तब तक तो हमारे देश में अंग्रेज थे, उनकी मैगजीन, उनकी प्लेटफॉर्म्स थे हमारे पास इंडियन इंग्लिश राइटर के आवाज को बुलंद करने के लिए, ठीक है। उसमें भी पॉलिटिक्स थी, वो अलग बात है। नेक्स्ट, हमारा देश आजाद होता है 1947 में, ठीक है। 1947 में जब इंडिया आजाद हो जाता है, इंडिपेंडेंस पाता है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे देश में इंडियन इंग्लिश राइटर के वर्क्स को पब्लिश करने के लिए इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन आई, ठीक है, जिसके एडिटर बने आपको C.R. मेंडी। और ये मैगजीन कब आई? 1948 में। 1948 में ये मैगजीन आई। उन्होंने पोयम्स और पोइट्री की कंपटीशन स्टार्ट की। कंपटीशन कब स्टार्ट की? 1950 में। ये C.R. मेंडी एडिटर बने थे 1948 में और कंपटीशन स्टार्ट की 1950 में, ठीक है। कंपटीशन 1950 में स्टार्ट हुई। ये 2 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नेसी मैजिकल आते हैं, जहां उन्होंने इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठकर डिस्कशन करने के लिए एक जर्नल तैयार किया। यह सिर्फ पोयम पब्लिश नहीं करती थी, बल्कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस के डिस्कशन पर भी अपने आइडियाज को रिफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी। तो क्वेस्ट मैगजीन कब आया? ये आया आपको 1955 में। बहुत ही सिंपल है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। C.R. मेंडी एडिटर बने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के देश आजाद होने के जस्ट बाद 1948 में। और इस मैगजीन ने इंडियन इंग्लिश राइटर के लिए शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन और पब्लिशिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट की 1950 में। नेसी मैजिकल ने 1955 में क्वेस्ट मैगजीन को किया। अब आता है, एक पॉइंट बचता है, द राइटर्स वर्कशॉप कब पब्लिश्ड हुआ? आइए इसको भी डिटेल में जानते हैं। मैंने बताया कि C.R. मेंडी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया स्टार्ट किए थे 1948 में, ठीक है। ये मैगजीन ने कंपटीशन स्टार्ट किया 1950 में। नेसिम एजिकल ने क्वेस्ट मैगजीन फाउंड किया 1955 में। उसके बाद राइटर्स वर्कशॉप पब्लिशिंग पोइट्री वॉल्यूम आया 1948 में। कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। इंडियन इंग्लिश राइटर को पहचान कब मिलने लगी? जब यूनिवर्सिटी में इंडियन इंग्लिश राइटिंग के सिलेबस को इंक्लूड किया गया। साहित्य अकेडमी ने इंडियन इंग्लिश राइटर्स को अवार्ड देना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, श्री अरविंदो को जब डिफरेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब इंडिया में जो राइटर इंग्लिश में लिख रहे थे उनको पहचान मिली। तो इस तरीके से फॉर्म मिनट्स ऑन एजुकेशन, जो कि 1835 में आया, से लेके 1835 में जो आया वहां से लेके जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला आपको 1980 में, इसके बीच में ये सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने इंडियन इंग्लिश राइटर के डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बेस जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल रिपीट इन दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ अदर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का कवर पेज में लेके आई हूँ। टू स्ट्रॉन्ग योर विजुअलाइजेशन मेमोरी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की कौन थे एडिटर? C.R. मेंडी। कब थे? 1948 में।
ये क्वेस्ट मैगजीन है। इसके फाउंडर कौन थे? नसीम एजिकल। नसीम एजिकल कौन है? इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। ठीक है। पी लाल ने कोलकाता में राइटर्स वर्कशॉप स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये जो बुक का कवर ये सिल्क का होता था गाइस, और इसमें जो ये राइटिंग इतने स्टाइलिस्ट वे में लिखे हैं, ये हैंडमेड होता था, हाथ से लिखे जाते थे, मशीन की यूज नहीं होती थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो पहला क्वेश्चन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से था, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ये क्वेश्चन है गाइस। ठीक है। क्रिटिसिज्म में एक रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म आता है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब एक राइटर एक बुक लिखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रीडर। रीडर उस लिखे हुए टेक्स्ट को, पोयम हो, ऐसे हो, ड्रामा हो, या नॉवेल हो, नॉवेला हो, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है अपने बैकग्राउंड, अपने एटीट्यूड, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने इन्वॉल्वमेंट से, वो मैटर करता है। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया रीडर अपने हिसाब से कैसे बुक्स को इंटरप्रेट करता है, उसकी क्रिटिसिज्म। सो सिंपल, इतने सिंपल में आपको कोई नहीं बताएगा गाइस। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रैक द ओरिजिन कीवर्ड्स। बात बहुत हार्ड लैंग्वेज में यूज करके हम बड़ी बड़ी लैंग्वेज में यूज करके बोल सकते हैं, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म बस इतना सा ही है। रीडर अपने हिसाब से बुक को इंटरप्रेट करता है, उसकी क्रिटिसिज्म की बात होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, इसमें लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया। रीडर अपने हिसाब से किस तरह से आपको यूजीसी नेट चेक करना चाह रहा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको नॉलेज है या नहीं है कि लिटरेरी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के ऑथर और उनके बुक के बारे में। बस इस क्वेश्चन से आपकी ये स्किल चेक की जा रही है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, एक एक बुक्स को हम उठाते हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, बिकॉज दिस विल ऑल्सो रिपीट। सरप्राइज्ड बाय सीन, मैं इस बुक का कवर पेज भी लेके आई हूँ। ठीक है। सरप्राइज्ड बाय सीन द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट। इस बुक में क्या बताया जा रहा है? स्टैनली फिश कहते हैं, जो ये बुक पब्लिश हुई थी 1967 में, इसमें लैंडमार्क है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से ये बुक रिलेटेड है। आर्ग्यूज दैट मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिजाइंड टू मेक रीडर्स फील द सेम टेम्पटेशन एंड फॉल as Adam and Eve, then feel surprised by scene। इसमें ये बोलता है, जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। इस बुक में जब जब रीडर बुक को पढ़ता है, तो वो सेम सिचुएशन जो बुक्स में क्रिएट की गई है एडम और ईव के साथ, सेम टेम्पटेशन, सेम फॉल, सेम डर, सेम एक्साइटमेंट, रीडर भी फील करने लगता है। देन फील सरप्राइज्ड बाय सीन। ठीक है। तो इस चीज को बताया गया है, रीडर्स एक्सपीरियंस नॉट जस्ट टेक्स्ट इज सेंट्रल। तो इसमें बताया गया कि रीडर के एक्सपीरियंस को मैटर देना है, नॉट सिर्फ टेक्स्ट को मैटर देना है। तो ए का हो जाएगा 2। सरप्राइज्ड बाय सीन लिखा किसने है?
स्टैनले फिश ने लिखा है गाइस, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइव रीडर्स रीडिंग। फाइव रीडर्स रीडिंग ये बुक लिखी है नॉर्मन एन हॉलैंड ने। नॉर्मन हॉलैंड ने लिखी है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1975 में। इस बुक में क्या है, इस बुक में साइकोलॉजिकल अप्रोच टू रीडिंग, एक बुक 5 रीडर को दी जाती है और पांचों रीडर अपने हिसाब से उस टेक्स्ट को, उस बुक को इंटरप्रेट करते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। सपोज एक लव स्टोरी 5 लोगों को दी गई है, वो अपने फीलिंग्स, अपने बैकग्राउंड, अपने आइडेंटिटी, अपने पर्सनालिटी, अपने अनकॉन्शियस डिजायर के हिसाब से उस लव स्टोरी को समझेंगे और वो पांचों लोग डिफरेंट फील करेंगे अपने अपने बैकग्राउंड, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उस साइकोलॉजी का ये एक्सपेरिमेंट है गाइस। हेलोन गिव द सेम 5 स्टोरी ऑफ 5 डिफरेंट रीडर्स, एनालाइज हाउ इंटरप्रेटेड इट डिफरेंटली। वो पांचों रीडर कैसे बुक्स को, एक ही बुक्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। रीडर अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से और अनकॉन्शियस डिजायर के हिसाब से, ठीक है। हेल्प एस्टेब्लिश साइकोएनालिटिक रीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, सॉरी। तो बी का 4 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है द रीडर द टेक्स्ट द पोयम। द रीडर द टेक्स्ट द पोयम ये बुक लिखी है लुइस रोजेनबेल्ट ने, ठीक है, पब्लिश हुई थी 1978 में। इस बुक का मेजर वर्क है ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ रीडिंग। ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ रीडिंग क्या होती है, रीडर प्लस टेक्स्ट। मेरे पास एक बुक है, टेक्स्ट है और मैं एक रीडर हूं, ठीक है। रीडर प्लस टेक्स्ट इक्वल टू लिटरेरी वर्क। पोयम is not in a text or reader alone but in the transaction between them, ठीक है, transaction between them, distinguished between effect reading, information focused on aesthetic reading experience to focus। तो एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक you are going to understand what I want to say। इस बुक में बताया जा रहा है पोयम या टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि तभी कंप्लीट है जब पोयम से रीडर मीनिंग फाइंड आउट करता है, ठीक है। पोयम से रीडर मीनिंग फाइंड आउट करता है। रीडर रीडर प्लस टेक्स्ट इक्वल्स टू लिटरेरी वर्क। एक लिटरेचर बनता है। रीडर और रीडर टेक्स्ट को जब हम इंक्लूड करते हैं तब एक वर्क जाकर के बनता है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज डी। इसमें क्या बताया जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू रीडर वॉल्टर जे ने क्या बोला है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1970 में। एक्सप्लोर हाउ रीडर्स बिंग पर्सनल, इमोशनल और मोरल रिस्पॉन्स टू लिटरेरी टेक्स्ट। कैसे एक रीडर पर्सनल होने लगता है, इमोशनल होने लगता है और मोरल रिस्पॉन्सेस देने लगता है लिटरेरी टेक्स्ट को। इसका ये एक्सपेरिमेंट है। इनकरेज्ड क्रिटिक्स टू टेक एक्चुअल रीडर्स एक्सपीरियंस सीरियसली इन लिटरेरी स्टडी। तो डी का 4 हो जाएगा। इस बुक में रीडर्स के साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी रीडिंग को समझी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समराइज्ड करके इस फॉर्म में दिया गया है। सरप्राइज्ड बाय सीन स्टैनले फिश। 5 रीडर्स रीडिंग नॉर्मन हेलोड।
With the reader, the text, the poem, Louis Rosenwald. With respect to reader, वॉल्टर जे. ठीक है, ये आप पेन डाउन कर लें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. Let's jump on the next question. Our next question is from Unit 2. Unit 2 Poetry. बिकॉज ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है एक पोएट थे 17th to 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग. इस क्वेश्चन से आपको चेक करना चाहता है राइटर कि 17 to 18 सेंचुरी में जो बुक पब्लिश हुए थे उनकी सबटाइटल आपको याद है कि नहीं. तो आज से जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसके सबटाइटल पब्लिकेशन को साथ में रीड करें. इससे क्या होगी कि आपकी टंग मेमोरी बोल जो हम बोलते हैं टंग उस तरह से मूवमेंट होने लगती है. ये आपका बायोलॉजिकल मेमोरी है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है. सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सब टाइटल ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है. यूजीसी नेट की सबसे खास बात यह है कि वो आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चंस में ही देता है. ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बुक्स के ये देखिए यहाँ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है वो एक पोएट है, पोयम लिखी है और ये पोयम जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और इस पोयम का नाम है द ट्रेवलर. अब इसका सब टाइटल आपको बताना है. तो सब टाइटल बताने के लिए सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए द ट्रेवलर क्या है. द ट्रेवलर एक बुक है जिसको पब्लिश किया गया था 1764 में. इस बुक में ओलिवर गोल्ड स्मिथ जब यूरोप घूम रहे थे तो अपने यूरोप घूमने के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस बुक में सोसाइटी और पॉलिटिक्स, कल्चरल और ह्यूमन हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है एक पोयम के फॉर्म में. ठीक है, इसका जॉनरा है फिलोसॉफिकल पोयम. सेमी ऑटोबायोग्राफी इसलिए बोला गया क्योंकि ओलिवर गोल्ड स्मिथ अपने खुद के एक्सपीरियंस को इस बुक में बता रहे हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ नेशन, उस एक्सपीरियंस में यूरोप नेशंस के बारे में, यूरोप के पॉलिटिक्स के बारे में और ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए उन्होंने एक पोयम लिखी है जिसका सब टाइटल क्या होना चाहिए. उसका सब टाइटल है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ. पूरा बुक का नाम है द ट्रेवलर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. The poem observed different societies and their values. Only different society and their values of Europe while comparing happiness among nations. Shows Goldsmith's philosophical vision of the world. ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. हालांकि ये ऑप्शन नहीं है बट ये क्या है. द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ पोयम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे जो पब्लिश हुआ था 1962 में. इसको लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है जो चाइनीज ट्रेवलर ने लंदन में लिखा था. ठीक है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एक लेटर का कलेक्शन है 1762 में पब्लिश हुआ है और इसको चाइनीज ट्रेवलर ने लंदन में लिखा है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अब द फैशनेबल लवर. द फैशनेबल लवर्स 1772 में पब्लिश हुआ है. इसके ऑथर हैं रिचर्ड कम्बरलैंड. ठीक है, रिचर्ड कम्बरलैंड कौन थे. कंटेम्प्ररी ड्रामाटिस्ट थे बिटवीन 1732 टू 1711. इनका जॉनरा है सेंटिमेंटल कॉमेडी प्ले. कॉन्टेक्स्ट है एम टू रिफॉर्म मैनर्स एंड मोरल्स पार्ट ऑफ 18th century sentimental drama tradition. Not by Oliver Goldsmith and published 8 years after
द ट्रेवलर। 8 ईयर के बाद, ट्रेवलर के 8 ईयर के बाद इसको पब्लिश किया गया था, क्योंकि 1764 में आपका द ट्रेवलर पब्लिश हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन एंशिएंट एपिक पोयम। एन एंशिएंट एपिक पोयम क्या है? देखिए इस क्वेश्चन से आप कितने चीजों को जान पा रहे हैं। एन एंशिएंट एपिक पोयम इज अ लॉन्ग हीरोइक नैरेटिव पोयम। अब लॉन्ग हीरोइक नैरेटिव पोयम क्या होता है? एंशिएंट पीरियड में राजा महाराजाओं के बारे में, जो वॉरियर थे, जो लड़ाई में वॉर्स में जाते थे, उनकी डूइंग्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, उनके लाइफ्स के बारे में, उनके नेचर्स के बारे में, या राजा महाराजाओं के बारे में, या कोई गॉड फिगर के बारे में, जब उनकी स्टोरी को हम एक नैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं और उसमें एक लिरिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हीरोइक नैरेटिव पोयम कहते हैं। सो सिंपल। जैसे ग्रीक पोएट होमर ने इलियाड और ओडिसी, ट्रोजन वॉर, हेलेन के बारे में लिखा था। वर्जिल रोमन पोएट ने एनीड को लिखा था। ठीक है। टाइम पीरियड एंशिएंट और क्लासिकल एज, फार फ्रॉम 18th सेंचुरी। गोल्ड स्मिथ वर्क्स द ट्रेवलर इज अ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन पोयम ऑफ 18th सेंचुरी, नॉट अ हीरोइक पोयम। उसी फर्स्ट ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें। पब्लिश्ड फैक्ट द ट्रेवलर 1764 is a modern in style and theme, concerned with society, not epic battles। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सो फाइनल आंसर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सो इस क्वेश्चन से हमने ना कि द ट्रेवलर को समझा, बल्कि द फैशनेबल वर्क को भी समझा, फैशनेबल लवर को भी समझा, जो कि जिसके ऑथर रिचर्ड कम्बरलैंड हैं। ठीक है। ये भी जाना द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एक चाइनीज ट्रेवलर लिखते हैं, और ये भी जाना द ट्रेवलर का सब टाइटल है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई the correct chronological order as per the publication year of the following works। ये आपका नॉन फिक्शन यूनिट 4 नॉन फिक्शन प्रोज से है, और आपके स्किल को चेक कर रहा है कि आपको नॉन फिक्शन प्रोज के राइटर्स के पब्लिकेशन और ऑथर्स को आप याद रखते हैं कि नहीं। और नॉन फिक्शन में 17 to 18th सेंचुरी के राइटर्स को चेक किया जा रहा है इस वर्क्स के थ्रू। ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैनर्स, ओपिनियन एंड टाइम, ABCD। एक एक वर्क को उठाएंगे, इनके वर्क्स को समझेंगे, इनके ऑथर्स को समझेंगे, लास्ट में क्रोनोलॉजिकली हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये काफी फेमस बुक है, 1605 में पब्लिश हुआ था। फ्रांसिस बेकन ने किया था इसको पब्लिश, फ्रांसिस बेकन ने किया था। इसका जॉनरा है फिलोसफिकल और साइंटिफिक ट्रीटीज। फिलोसफिकल और साइंटिफिक ट्रीटीज इसका जॉनरा इसलिए है क्योंकि इस वर्क में फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि एक रिसर्च को आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसका नॉलेज देते हैं, इसकी साइंटिफिक रीजन देते हैं। ठीक है। एडवोकेट अ न्यू मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड इंडक्शन। ठीक है। ये की पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड इंडक्शन। फ्रांसिस बेकन ने अपने बुक द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में फिलोसफिकल साइंटिफिक ट्रीटीज से रिलेटेड आप अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से कैसे किसी नॉलेज को गेन करते हो, साइंटिफिकली इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इस बुक में फ्रांसिस बेकन ने। और फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट थे, ऐसे लिखते थे। नेक्स्ट बुक है हमारा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैनर्स एंड ओपिनियन। ठीक है, इस बुक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस बुक में इंसान के मैनर्स और ओपिनियंस एंड टाइम्स के बारे में डिस्कशन होगा। इस बुक को एंटोनी कूपर ने लिखा था 1711 में। कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल एंड मोरल एसे है। मोरल एसे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैनर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। थीम क्या है? कंबाइंस philosophy with wit and literary style, explore the ideas of morality, virtues and human nature, aesthetics। ह्यूमन के मोरल्स वैल्यूज के बारे में, वर्च्यूज से रिलेटेड और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड इसमें डिस्कशन की गई है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लेटर इनलाइटमेंट थिंकर। इनलाइटमेंट में जो थिंकर आए थे वो इस बुक से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और आगे जाकर के ये बुक काफी फेमस हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्वायरी इनटू द ओरिजिनल ऑफ आइडियाज ऑफ ब्यूटीज एंड वर्च्यू। आपकी ओरिजिनल आइडिया की क्या ब्यूटी है, ओरिजिनल वर्च्यूज की क्या ब्यूटी है, उसकी ये इंक्वायरी है। ये एक ऐसे के फॉर्म में है जो कि 1725 में पब्लिश हुआ था। इसके ऑथर थे फ्रांसिस हचिनसन। जो मॉरल फिलोसफी के जॉनरा में ये बुक आता है क्योंकि ह्यूमन मॉरलिटी की बात है, वर्च्यूज की बात है, ब्यूटीज की बात है, ओरिजिनलिटी की बात है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल सेंस। और इस बुक में मोरल सेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सप्लेन द ह्यूमंस नेचुरली परसीव ब्यूटी एंड मोरालिटी थ्रू द इनर सेंस। एक ह्यूमन अपने इनर सेंस के थ्रू नेचुरली ब्यूटी और मोरालिटी पाता है। इस चीज को डिस्कस किया गया है कि कंट्रीब्यूशन टू एस्थेटिक्स एंड मोरल फिलोसफी। और आगे जाके डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ इस बुक से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। एडम ह्यूम डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यूज है यूजीसी नेट का। नेक्स्ट है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग आया था। उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैनर्स, ओपिनियन एंड टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 1725 में इंक्वायरी इनटू ओरिजिनल ऑफ आवर आइडियाज, ब्यूटीज एंड वर्च्यू हचिनसन ने पब्लिश किया था। 1747 में द प्लान ऑफ डिक्शनरी आई थी जो कि साइमन जॉनसन ने प्लान दिया था, ना कि बुक दी थी, इसकी प्लानिंग हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ग्लाइड इज डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हियर्ड द वोवेल ग्लाइड विल बी ट्रीटेड एज। ये क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्लाइड क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच लिंग्विस्टिक से है। ठीक है, इस बुक में आपको ग्लाइड के बारे में समझना होगा। जब हम किसी वोवेल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे टंग में एक फिसलाव, स्लाइडिंग फील होती है, स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ टंग होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ। आप टंग बोल के देखें, इस वीडियो के दौरान आप बोल के देखें। जब हम एक और वोवेल साउंड की तरफ स्लाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ए से ई की तरफ स्लाइड करते हैं, तो इस स्लाइडिंग को हम ग्लाइड बोलते हैं। इफ द ग्लाइड इज डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हियर्ड द वोवेल ग्लाइड विल बी ट्रीटेड एज। तो उस वोवेल ग्लाइड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अ डिप्थोंग, ऑप्शन बी है अ मोनोफ्थोंग, ऑप्शन सी a sequence of two vowel, a sequence of two consonant। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्थोंग का क्या मतलब होता है। दो वॉवेल्स को मिलाकर बना एक ही सिलेबल, एक ही मात्रा का साउंड, इसको हम लोग डिप्थोंग बोलते हैं। इसमें टंग की पोजीशन शुरुआत में एक वॉवेल पर होती है और फिर धीरे धीरे दूसरे वॉवेल पे स्लाइड करती है। आप मेरे साथ बोल कर देखें,
पहला वर्ड है क्वाइन, 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 क्वाइन। दूसरा वर्ड है लाउड, लाउड, लाउड। आई से ई के तरफ ये शिफ्ट करता है, इसको हम डिप्थोंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताया वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है। क्वाइन, लाउड, आई से यू। की फीचर्स, वन वोवेल साउंड ग्लाइड्स इनटू अनदर विद वन लेवल। ठीक है, Therefore, when glide is audible, vowel plus glide बराबर diphthong। ठीक है, काफी ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन किया गया है इतने इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग अ प्योर सिंगल वोवेल साउंड, नो ग्लाइड। जैसे कैट, कैट बोल के देखिए, इसमें एक वोवेल साउंड आता है। सिट, सिट वोवेल साउंड आता है। नो मूवमेंट ऑफ टंग, स्टेज फिक्स। हमारे मुंह में टंग का कोई मूवमेंट नहीं होता है, एक ही पोजीशन में रहता है, इसीलिए इसको मोनोफ्थोंग बोलते हैं। इसमें ग्लाइड नहीं आती है, इसमें टंग का फुसलाव नहीं आता। अ सीक्वेंस ऑफ टू वोवेल, दिस रिफर्स टू अ टू सेपरेट वोवेल साउंड प्रोनाउंस्ड इन टू डिफरेंट लेवल। जैसे कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट दो वोवेल साउंड है लेकिन सेपरेट लेवल में है। ठीक है, इसमें दोनों वोवेल अलग अलग सिलेबल में बोले जाते हैं, लेकिन डिप्थोंग में दोनों वोवेल एक ही सिलेबल में बोले जाते हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है अ सीक्वेंस ऑफ टू कॉन्सोनेंट। यह वोवेल से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इररिलेवेंट हो जाएगा हमारा। तो हमने जाना कि डिप्थोंग किसको बोलते हैं, जब दो वोवेल साउंड को मिलाकर एक ही सिलेबल का साउंड आता है। इसमें टंग की पोजीशन शुरुआत में वोवेल पर होती है और फिर धीरे धीरे दूसरे वोवेल पे स्लाइड करती है। जैसे क्वाइन, क्वाइन, ओ और आई दोनों वोवेल के बीच हमारा टंग जो है वो स्लाइड करता है। ठीक है, लाउड, ओ यू दो वोवेल है, तो इसमें ए से यू के तरफ हमारा साउंड स्लाइड करता है, इसको डिप्थोंग बोलेंगे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि हमारा एक सेपरेट वोवेल होता है, हमारा टंग एक ही पोजीशन पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देने के कंडीशन में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली डिप्थोंग, डिप्थोंग, डिप्थोंग। ठीक है, ग्लाइड को हमने समझा, डिप्थोंग को समझा, मोनोफ्थोंग को समझा, सीक्वेंस ऑफ टू वोवेल को समझा, और ये क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन तो इररिलेवेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन से हम ऐसी चीज को जानेंगे जो कि एग्जाम में काफी रिपीटेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्ट टू रिकॉन्साइल discrepancies between various classical authors such as Plato and Aristotle, as well as between philosophy and poetry। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे और मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। ठीक है, आई होप you are damn satisfied with my explanation. If you really like this video, please like it, subscribe it, and share with the genuine candidate. Thank you so much. Have a nice day. Our next class on this PYQs will come soon. And if you really want to read with me, please continue because free में ऐसी कंटेंट आपको YouTube पे नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।
और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।